नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कर्ज नहीं चुकाने के कारण दौसा और अलवर के किसानों का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि मामला तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में किसानों की जमीनों की नीलामी पर रोक लगा दी है। किसानों की जमीन नीलामी के मुद्दे पर बीजेपी भी हमलावर थी, लेकिन सीएम के आदेश के बाद विपक्ष खामोश हो गया है। लेकिन सवाल अभी भी कई ऐसे सवाल हैं, उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में, क्योंकि कर्ज माफी का मुद्दा जो है आज से नहीं लंबे वक्त से चला आ रहा है और इस पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहें तो हमेशा से सियासत होती रही है। लेकिन किसानों की स्थिति के अगर बारे में बात कर ली जाए तो उनकी स्थिति आज भी वही की वही है। तो क्या कर्ज माफी ही एक ऐसा हल है जिसके जरिए किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता है, या इसके और भी विकल्प तलाशे जाने चाहिए? ये कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों की इस समस्या का आखिर हल है क्या। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया कि नीलामी की प्रक्रिया रोक दी गई है। कोई भी जमीन की नीलामी प्रदेश में नहीं होगी। अब ऐसे में प्राइम डिबेट में हम इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जो हैं, पहले हम वो जान लेते हैं कि सवाल क्या है। क्या नीलामी पर रोक देर आए लेकिन दुरुस्त आए? अब सवाल नंबर दूसरा यह है कि किसानों के कर्ज मामले का हल है क्या, और साथ ही ये कि कर्ज नहीं चुके तो बैंक की स्थिति क्या बिगड़ जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों की इस समस्या का समाधान आखिर है क्या। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं कि हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं। सुमित गोतारा जी, बीजेपी से विधायक हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र चौधरी जी, किसान नेता हैं। और डॉक्टर सीबी यादव जी, कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जो ये मामला निकल करके जब सामने आया उसके बाद यह फैसला लिया गया, क्या लगता है कि देर आए, आने में देरी कर दी, हालांकि दुरुस्त आए, ऐसा लग रहा है? नहीं, आप सवाल पूरा मुझे बताएं, क्योंकि जो संदर्भ बात कर रहे हैं वो बात मुझे स्पष्ट रूप से समझ नीलामी पे जो रोक का फैसला, मुद्दा बताएं जिसे बात करना चाहते हैं। नीलामी पे रोक का जो फैसला लिया गया है, क्या उसे लेने में देरी हुई? देखिए, बात वही है कि जैसा सरकार ने पहले भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारी जो ऋण थे 14,000 करोड़ रुपए के, वो तो देखिए पहले ही माफ सरकार कर चुकी है। ये मुद्दा जो राष्ट्रीय बैंकों को लेकर जो संबंधित मामला है, इस मामले में राज्य सरकार ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो लोन हैं, उन लोन पे जो 6,000 करोड़ का जो लोन है, जो ऋण है, वो बैंकों ने एनपीए कर दिया। एनपीए चुकाना तो पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से इसमें पहल करते हुए, क्योंकि किसानों की जो भी स्थिति है, अगर किसान सुदृढ़ होता, समृद्ध होता, तो शायद ये लोन पहले ही चुका दिया गया होता। लेकिन उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, उनकी जो श्रम शक्ति है, उनकी जो अपनी स्थितियों के कारण से वो नहीं चुका पाते हैं, तो उसके लिए सरकार ने, प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से उनको एक आग्रह किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है कि वो उस ऋण को माफ़ करें। 90% जो वो है वो माफ़ करें। 10% जो हिस्सा है अगर किसान नहीं देंगे तो उसके लिए सरकार देगी। तो मैं समझता हूं सरकार ने अपनी तरफ से इसको पहल तो की है। तो इसमें और चूंकि मोदी जी की सरकार का मामला है, केंद्र का रोल क्या? क्योंकि केंद्रीयकृत बैंक है। केंद्र का रोल ये केंद्रीयकृत बैंक है, तो जो जहां भी कोई विपदा आती है, सुनिए, केंद्र सरकार के पास वित्तीय संसाधनों का जो जुगाड़ है वो प्रत्येक राज्य से भी आता है, उनका अपना भी है। तो देश में एक केंद्रीय सरकार की भूमिका, एक केंद्रीय
सरकार की भूमिका होती है, उसमें राज्यों के साथ समावेश करने की स्थिति, राज्य के विकास की स्थिति, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। नहीं तो जो अगर कर्ज कोई माफी का प्रदेश वादा पिछड़ा था, हुआ है, कर्ज माफी का जो वादा था सुनिए, वो केंद्र सरकार के भरोसे था। सारी सरकारों ने किया है, सारी सरकारों ने किया है, प्रदेश सरकारों ने किया है, और केंद्र सरकार अपने मुद्दे पर भी करती है, केंद्र सरकार अपनी पहल भी करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसे राजनीतिक मुद्दा बनाना है तो आप राजनीतिक मुद्दे से आप देखिए। ठीक है, माननीय सुमित जी, नरेंद्र मोदी जी जब सहायता करते हैं फिर तो जब जाते हैं प्रदेशों में सहायता देने तो वहां पे 40-40 हजार करोड़ के 50 करोड़ के पैकेज देके आते हैं। आज किसान की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश में किसान समृद्ध नहीं है, उसकी सबसे बुरी स्थिति है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में 3.25 लाख करोड़ का लोन अगर एनपीए जो है वो उद्योगपतियों को माफ ये एक अलग विषय है, तो किसान के हमारे ये एक अलग विषय, ये एक अलग विषय है। ठीक है, अब सुमित जी क्या आप सिर्फ इस पे राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं? क्योंकि किसानों के कर्ज तो माफ हुए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जो राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत ने झूठे वादे किए उसके कारण किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है। सुमित जी, और आप झूठी बात नहीं, आप बात वो कीजिए, तथ्यात्मक बात है। सुमित शिरोदारा जी, बात वो करिए जो बात समझी जाए, सुनी जाए। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। हमने सहकारी बैंकों के 14,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं, इसलिए आप बात तो बोलिए। आप केंद्र सरकार से संबंधित जो भी आपकी योजना है, अगर आप नहीं कर रहे हैं बात उसमें कीजिए। बेखुदी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर आइए। प्रदेश सरकार पर सरकार ने आपको अपनी बात कही है। ठीक है प्रदीप जी, सुन तो लीजिए, फिर उसका जवाब आप दे दीजिएगा। अभी सुन तो लीजिए। तो प्रदीप जी मैं भी नहीं बोलने दूंगा। मैं आपकी बात बड़ी धैर्य से सुनी, जो आपने जो असत्य बोले मैं सुनता रहा। हाँ बोलिए सुमित जी, बोलिए। असत्य सुनते ना तो यह हाल नहीं होता। अब जो जालोर जोधपुर में इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने तो कर्ज कहा कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे 10 दिन के भीतर। ये बात छोटी नहीं है। एक राष्ट्रीय दल का नेता, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो ये बात बोले कि हम संपूर्ण कर्जा किसान का माफ करेंगे। तो बहुत से किसानों ने ऋण और भी जब लिया, उन्हें लगा कि समय आएगा देखो, और ये कांग्रेस कहती रही थी कि हम सारा कर्जा माफ करेंगे। तो ये जो आप ये देखिए कि हनुमानगढ़ में किसान सोनलाल मेघवाल आत्महत्या करता है और वो दोष लिखकर जाता है बाकायदा लिखित में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी हैं कि उन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। देखो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज अलवर में जो हमने पढ़ा, दौसा में देखा, सुमित जी आखिरकार सरकार ने एक बड़ा फैसला तो लिया, सरकार ने एक बड़ा फैसला तो लिया। राष्ट्रीय बैंक का मामला है, सुनिए श्रीमान, फिर आप तथ्यों से दौड़ रहे हैं। वो राष्ट्रीय बैंक से संबंधित मामला है। ये वादे तो सब करते हैं। अरे आपके झूठे वादों ठीक है सुमित जी और प्रदीप जी, अब दोनों एक मिनट रुकिए। किसान नेता वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी, किसानों की जो मूल समस्या है उस पे ध्यान देने की बजाय सिर्फ कर्ज माफी पे चर्चा हो जाती है और बाकी सारी समस्याएं पीछे छूट जाती है। क्या ऐसा नहीं लगता? देखो जी, ऐसा है कि किसानों की स्थिति पहले भी आर्थिक स्थिति खराब थी और इन्होंने घोषणा पत्र में जो पहला शर्त नंबर 1 जो इन्होंने घोषणा की थी कि संपूर्ण ऋण जितना भी है, संपूर्ण कोऑपरेटिव और नेशनलाइज बैंक का कोई हवाला नहीं था, उसमें संपूर्ण ऋण माफ किया जाएगा, ये था। संपूर्ण किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया। भोले किसान जो इनकी बातों में आ गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आ गई तो इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए ऋण माफ किया जाएगा। वो 2 लाख का आंकड़ा कहाँ से आ गया? और उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक आ गई। दौसा में भी ग्रामीण बैंक है, नेशनलाइज बैंक नहीं है। ग्रामीण बैंक में गिरवी रखी हुई थी जमीन, 7 लाख रुपए लोन था, 15 लाख रुपए था। मेरा ये कहना है कि ये बैंक जितना लोन देती है उतनी ही किसान की जमीन गिरवी रखी जाए। जैसे 10 लाख रुपया लेना है और 20 लाख रुपया बीघा का भाव चल रहा है तो आधा बीघा जमीन गिरवी रखी जाए उसकी। ये संपूर्ण जमीन गिरवी रख करके किसान को दबा करके ये मारना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि किसान आज, पहले स्थिति ये थी कि पहले ही खराब थी, ऋण माफ करने की घोषणा करने पर उन्होंने ऋण जमा नहीं कराया। अब सवाल ये है प्रदीप जी, कि आज की स्थिति ये है कि वो जो लोन है, प्रदीप जी अब क्या मेरा ये कहना है कि पहले वीरेंद्र जी अब मेरा तो ये कहना है प्रदीप जी कि लाभकारी किसान अभी तक जो घोषणा की है उसको तो पूरा किया जाए। ठीक है, अब एक किसानों का संपूर्ण वीरेंद्र जी आगे के लिए। वीरेंद्र जी 1 मिनट, अब इसका प्रदीप जी अब क्या कहेंगे? देखिए,
ये निहायत ही एक निंदनीय कार्य है और ये नहीं होना चाहिए था कि उसकी पूरी जमीन को बेचा जाता है, नीलाम किया जाता। तो राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए उसको आज रोक दिया है और इसमें तथ्यात्मक जानबीन करते हुए जो उसके साथ न्यायोचित बात होगी उस पर सरकार दखल करते हुए उसका न्याय कराएगी। संज्ञान में आते ही सरकार ने अपना कदम उठाया है और मैं धन्यवाद दूंगा कृपाल मीणा जी ने भी संज्ञान में लाए हैं, तो मैं इस बात को मानता हूं कि वो लाए हैं, तो सरकार ने उस पर उचित कदम उठाते हुए उसको न्याय दिलाने की बात कही है। जहां जहां भी ऐसे मसले होंगे वहां पर न्याय दिलाने की बात सरकार निश्चित तौर पर करेगी। ठीक है मिथिलेश जी, अब मैं आपके पास 3 साल में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई उस पर सरकार क्या करेगी? ठीक है सुमित जी, एक मिनट सुमित जी, एक बार मैं एक कमेंट मिथिलेश जी से, क्या कार्रवाई करोगे आप? सुमित जी एक मिनट में एक कमेंट। मिथिलेश जी, मैं आपसे अब एक चीज समझना चाहूंगा कि जो एक्चुअल समस्या है, क्या कर्ज माफी से हल हो जाएगा? देखिए अभिषेक जी, कर्ज माफी से कोई समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि कई जगह केवल कृषि ऋण की परिभाषा देनी पड़ेगी। कई जगह किसानों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद रखी है और जमीन मॉर्गेज रख रखी है, वो क्या कृषि ऋण है? सबसे पहले कृषि ऋण को परिभाषित करना पड़ेगा कि उसने खेती के लिए लोन लिया है, उसने बीज के लिए लिया है, जमीन को समतल करने के लिए लिया है, ट्यूबवेल के लिए, तो वो कर्ज माफी में आएगा। लेकिन कई किसानों ने अपनी जमीन पर तेल मिल लगा रखी है, तो क्या वो कर्ज माफी में आएगी? कईयों ने फॉर्च्यूनर ले रखी है, तो क्या वह कर्ज माफी में आएगी? तो इस भ्रांति को दूर करना पड़ेगा। दूसरा, जो इस सरकार में ये हुआ कर्ज माफी वाला मामला, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से है, तो सरकार का जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, कई विधायक भी उनके सलाहकार हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने रख रखे हैं सलाहकार के रूप में, तो क्या वो सो रहे थे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो सो रहे थे क्या कि जब इतना बड़ा एक मरधोरा ग्रामीण जो किसान बैंक है, केसीसी के पैसे थे जमुआ रामगढ़ में, एसडीएम ने सरकार को सूचना क्यों नहीं की? जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में वापस आने के लिए कह रखे हैं देश में सबसे पहले कृषि बजट लेके आएंगे अलग से। किसानों के उन्होंने हर महीने के 1,000 रुपए का बिजली का अनुदान दिया है। ये तमाम होते हुए उनके जो अरबी घोड़े हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो विधायक हैं, जो सलाहकार बन के बैठे हुए हैं, क्या उन्हें पता नहीं था कि क्या चल रहा है रेणी में 11 किसानों के साथ? और दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कर्ज मुक्ति के बजाय किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पर कोई सियासतदार बात करने को तैयार नहीं। एक्चुअल समस्या जो है वो यही है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, वो इन्हें एक वोट बैंक के रूप में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे सियासतदार एक नारा लगाते हैं कि जिसने कोई किसी ने ठगा नहीं, किसानों का कोई सगा नहीं, 1 2 3 4 और किसानों की जमीन नीलाम हो गई। ये नारा लंबे समय से चलता आ रहा है। सीबी यादव जी हमारे साथ है, किसानों की स्थिति बदलने के लिए नहीं। ठीक है, मिथिलेश जी आता हूं फिर से। सीबी यादव जी हमारे साथ हैं, करेंगे तब तक इसका भला नहीं होगा। ठीक है, सीबी यादव जी कृषि विशेषज्ञ। सीबी यादव जी, कर्ज माफी को लेकर के हमेशा चर्चा होती है, किसानों की जो समस्या है एग्जैक्टली मैं आपसे वो समझना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, काफी काम करते हैं, तो इसके बारे में मैं समझना चाहूंगा कि एक्चुअल समस्या जो है, जड़ वो है क्या? अभिषेक जी, बिल्कुल सरल शब्दों में इस एक्चुअल समस्या को समझ लीजिए। 2 ही पॉइंटों में इसकी एक्चुअल समस्या समझ में आएगी। पहली चीज, देश में कृषि आबादी जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार 58% है। अब राष्ट्रीय बजट में एलोकेशन कितना है, ये देखिए कि खेती और किसानों के लिए एलोकेशन कितना है। ये कितना प्रतिशत है? 2 से 2.5%। तो ये प्राथमिकता दिखाता है। मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, तो ये प्राथमिकता दिखाता है। दूसरा, आप देखिए, जिसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने पे कोई बात नहीं करता है। मूल समस्या तो यह है कि किसान की आमदनी बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि उसकी उपज का पर्याप्त भाव दिया जाए। 1970 से लेकर के आप सभी चीजों की इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हर चीज का जो इन्फ्लेशन है, जो मल्टीप्लाई हुआ है, वो लगभग 300 गुना औसत रूप से चीजें बढ़ी है 1970 से, जबकि किसान की उपज सिर्फ 19 से 20 गुना बढ़ी है। तो ये जो डिफरेंस है, इसे कैसे पाटा जाए? ये जो मार्केट पॉलिसी है, सरकार की नीतिगत पॉलिसी रही, उसके कारण जो है किसान। तो सीबी यादव जी, जो ये बातें इतनी होती हैं, क्या किसानों को सिर्फ सब्ज बाग दिखाया जाता है? इतनी बातें जो होती हैं, सारी चीजें बेसिकली हमारे यहाँ खेती और किसानी की रिसर्च नहीं होता है और इस तरह के रिसर्च को प्रमोट भी नहीं किया जाता है। इसलिए बेसिकली एक तात्कालिक रिलीफ
के तौर पर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता हो ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें मैंने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ये आरबीआई की एक स्कीम है जिसमें जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनके 90% तक जो कर्ज होता है उसको वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब ये तो आरबीआई की स्कीम है जो केंद्र सरकार रिक्वेस्ट करती है। बिल्कुल, अब इसमें जिम्मेदारी केंद्र की भी है, हर सरकार की है, क्योंकि ये किसान जो है मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये समस्या केवल राजस्थान की है नहीं, कि राजस्थान की ये कर्ज की समस्या केवल राजस्थान, बिल्कुल पूरे देश में जोड़ना चाहता हूँ। अब इसमें 5.5 लाख करोड़, अभी जो डेटा बताया वो सही नहीं है। 5.5 लाख करोड़ एनपीए जो है वो हेयर कट और वन टाइम सेटलमेंट की तरह सेटल किया। ठीक है, किसान का अब सुमित जी मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, सुमित जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभिषेक जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। जी बोलिए। कि किसानों की जो समस्या है उसके साथ साथ एक माफिया ग्रुप पनप गए हैं, बैंक वाले, जिला प्रशासन और भू माफिया, इनकी एक गठजोड़ बन गई है। सरकार को पता है, सरकार के पास पूरा पुलिस प्रशासन विभाग है, ये गठजोड़ मिल गया। किसानों की जमीन मॉर्गेज होती है, इनको पता होता है। जब ये किसान की 2.5 महीने पहले उसकी डेथ हुई है कजोड़ लाल मीणा की, पूरे से एसडीएम ने नोटिस दिया है, कुर्की की है, तो क्या सरकार को पता नहीं? क्या माफिया ने कैसे खरीद ली जमीन? तो एक बड़ा गठजोड़ पैदा हो गया हिंदुस्तान में किसानों। मैं भी इस पर बस एक चीज, ये बात बहुत गंभीर है, इसको जोड़ना जरूरी है अभिषेक जी। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस। और दूसरा, राजस्थान में एक बहुत बड़ा काम है कि किसानों की खेती को उपज बढ़ाने के लिए राजस्थान की नहीं, ये पूरे देश की स्थिति है। सुमित जी इसमें तो अब केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए स्थिति हर कोई जान रहा है कि किसानों की है। आपने भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हम करेंगे, कहां हुई? देखो आप उसमें एक बात तो देखिए, कुछ तो उस तरफ अग्रसर है, बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ आप जिस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी किसान को राशि आ रही है, और साथ में आप जिंसों के भाव देखोगे इस समय देश में, आप चाहे मूंगफली के भाव देखो, चाहे सरसों के भाव देखो, चाहे ग्वार जो अपने राजस्थान में, इनके भाव अच्छे भाव हैं जो किसानों को वास्तव में मिल रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, लोग कहें कि वास्तव में पिछले 2-3 साल से तो किसानों को वो राशि मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, भाव बजट में अच्छे हैं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। पर साथ में ये बात भी विषय जरूरी है कि हमें नई और उन्नत खेती और उन्नत तकनीक का और कम समय में किसान के पास पहुंचे, क्योंकि यहाँ का किसान, हमारा क्षेत्र राजस्थान का पिछड़ा हुआ किसान है, उसको नई तकनीक, नई बीज और नई किस्म के बारे में पहुंचने में बहुत समय लगता है, जब तक दूसरी जगह लोग आगे जाते हैं। हमें मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न खेती की तरफ बढ़ने के लिए राजस्थान सरकार चाहे केंद्रीय सरकार का सहयोग लेकर इस तरह प्रयास करे कि जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ किसान है, कब होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे? सुमित जी होगा कब? नहीं, ये बिल्कुल बात सही है, होना चाहिए ये बात, आपके और हम सबके भी लक्ष्य है ये अपन सब। आपने बहुत आसानी से ये कह दिया कि एमएसपी इतना सब खरीद हो रही है। वीरेंद्र जी किसान नेता हैं, वीरेंद्र जी आप अगर बता पाएं कितने किसानों की फसल जो है एमएसपी पे खरीद ली जाती है? देखो अभी जो फसल बाजरे की आई थी वो राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदी, जबकि बाजरे का 2150 समर्थन मूल्य है। किसानों ने अपने 1500, 1600 रुपये, 1300 रुपये में अपना बाजरा बेचा है। यहाँ सरकार ने किसानों के साथ बहुत धोखा किया है। इसके अलावा हमारी भारतीय किसान संघ की केंद्रीय सरकार को भी 11 जनवरी को ज्ञापन दिया है कि हर किसान को लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, हर उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले, तभी किसान का भला होगा। क्योंकि समर्थन मूल्य तो एक अलग चीज़ है, समर्थन मूल्य से भला नहीं होने वाला है किसान का, लाभकारी मूल्य दिलाया जाए और खरीद की गारंटी दी जाए। की तो मांग ही नहीं, अब लाभकारी मूल्य की मांग हो रही है। प्रदीप हम लाभकारी मांग रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो बिजली फ्री है, राजस्थान में है नहीं। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, शांता कुमार कमेटी बनी थी, भारत सरकार की बनाई थी जी। वो ये कहती है कि सिर्फ 6% एमएसपी पे खरीद होती है। तो ये केवल बाजरे की बात नहीं है, ये ओवरऑल जो एमएसपी की खरीद है ना उसकी बात है, और केवल 24 जिन्स पे एमएसपी डिक्लेयर होती है। और उससे के अलावा भी ये जो एमएसपी डिसाइड करता है वो करता कौन है? क्या एमएसपी वास्तव में उसका पूरा मूल्य है? केंद्र सरकार ने कहा था कि C2 प्लस उत्पादन का 25% खरीद डिसाइड होगा, और यही तो सबसे बड़ी मांग है। ये जो जड़ है, ये इन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान है क्यों नहीं? यही तो सवाल है कि इन समस्या, ये जो समस्या है इस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? प्रदीप जी, अभिषेक जी मैं इसमें एक जोड़ना चाह रहा हूं
कि जितनी भी सरकारें बनती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो घोषणा पत्र में घोषणा करती है, उसे तो जो क्या हनुमान करें? बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया कि जो घोषणा पत्र में करते हैं अगर उसके साथ छलावा होता है, उसके साथ छल होता है, तो उस पार्टी के खिलाफ मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि घोषणा पत्र ये तो बहुत बार कहा जाता है कि ठीक उसे लीगल लेकिन इसको डॉक्यूमेंट के अमली तौर जामा पे पहनाया देखा जाए ऐसा सरकार। ये तो उसे भविष्य की legal बात है। ठीक है documents के रूप में प्रदीप जी अब एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि अभी फिलहाल के लिए तो नीलामी पे रोक लगा दी गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह फिलहाल के लिए नहीं, परमानेंट आपको करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये एक स्टडी केस है और जिस तरह की जानकारी प्रशासन के सामने आई है उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के जो कार्रवाई की गई है वो एक प्रक्रिया का अंग है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश में शायद ऐसे केस और भी हो सकते हैं, तो सरकार इस मामले में अध्ययन करेगी। और इसके लिए देखिए हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है कि अगली फरवरी में हमारा कृषि बजट जो है वो हमारे मुख्य बजट से अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है और उसमें किसानों के कैसे उनकी आय बढ़े, कैसे उनकी श्रम शक्ति बढ़े, कैसे उनका इन समस्याओं का निदान हो, इसी वजह से हमने राजस्थान में किसान का जो बजट है वो उस मुख्य बजट से अलग किया है, ताकि इनकी सारी समस्याओं और इनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं और जो इनकी प्रायोरिटीज हैं उनको अलग कर हम उनको साथ न्याय कर सकें। किसानों की जो समस्या है उसकी मूल जड़ जो है समस्या की, उसका समाधान खोजा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।